की लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आज हम अध्ययन करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जो हमारी निरंतर सीरीज चल रही है उसी में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। जो भी साथी पिछले वीडियो नहीं देख पाए हैं वो पिछले वीडियो अवश्य देखें, ठीक है। सभी को पिछले जितने भी वीडियो हैं वो सभी को देखना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। जितने भी साथी हैं सभी लोग लाइक कर दें, है ना, और शेयर करना है सभी लोगों को। जल्दी जल्दी से फटाफट आ जाएं लाइव और स्टार्ट होने वाला है आज का वीडियो। तो जल्दी से सभी लोग आ जाएंगे। क्या फटाफट उत्तर भी बताना है सभी लोगों को जल्दी जल्दी से। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी साहित्य से संबंधित। ये हमारी जो क्लास है, तो फटाफट सभी को बताना है। हाँ, आज का टॉपिक तो हिंदी साहित्य है। हाँ, हिंदी साहित्य जल्दी जल्दी से बताना सभी लोग। बहुत सारे लोग आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। सभी लोग लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी से। आज का टॉपिक जो थंबनेल है वो थोड़ा सा डल गया है दूसरा, लेकिन जल्दी जल्दी से सभी को बताना है, फटाफट से उत्तर लिखना है ना। चित्ररेखा के रचयिता बताओ, सभी लोग बताना है। चित्ररेखा के जो रचयिता हैं वो कौन है, जल्दी बताओ फटाफट से। चित्ररेखा के रचयिता बताने हैं तो कमेंट में सभी लोग बताएंगे। राधा पटेल जी, आशा जी, हेमलता सेन जी। 271 का प्रश्न सभी को बताना है। चित्ररेखा के रचयिता कौन है, जल्दी से लिखें। उत्तर क्या हो जाएगा? राम कुमार वर्मा। चित्ररेखा के जो रचयिता हैं वो राम कुमार वर्मा जी हैं। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का उत्तर आ रहा है। राम कुमार वर्मा जी चित्ररेखा के रचयिता हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अमृत और विष किसकी रचना है? जल्दी बताओ, अमृत और विष किसकी रचना है? अज्ञे जी की, राम कुमार वर्मा जी की, अमृत राय की, राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट किसकी है? तो सभी लोगों का कमेंट फटाफट आने चाहिए। अमृत और विष किसकी रचना है, जल्दी लिखो क्या हो जाएगा सही उत्तर। तो अधिकांश लोग बता रहे हैं अमृत राय। बहुत बढ़िया, कुरैशी जी, लक्ष्मी जी, हेमलता, गुल्ला जी, रवि जी, मोनिका जी, दीपमाला जी। जल्दी जल्दी उत्तर होगा क्या? उदय शंकर भट्ट। किसकी है अमृत और विष? तो अमृत और विष जो रचना है वो अधिकांश लोग बता रहे हैं अमृत राय। कुछ लोग अमृत लाल नांगर बता रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? तो अधिकांश लोग डी बता रहे हैं। उत्तर क्या होगा? यहां पर उत्तर दिया है उदय शंकर भट्ट। क्या दिया है? उदय शंकर भट्ट दिया है, ठीक है। अधिकांश लोग अमृत राय बता रहे हैं, अमृतलाल लांगर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, देख लेना अमृत और विष जो रचना है वो किसकी है। सभी लोग एक बार देख करके बताएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? जल्दी बताना है, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? सभी लोग कमेंट में लिखेंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? जल्दी जल्दी से लिखो, फटाफट से लिखना है। किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो अधिकांश लोगों का उत्तर आ रहा है माखनलाल चतुर्वेदी। बहुत बढ़िया, माखनलाल चतुर्वेदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक भारतीय आत्मा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। बहुत बढ़िया। राष्ट्र कवि कहा जाता है मैथिलीशरण गुप्त को, है ना। राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त जी को कहा जाता है। दिनकर जी की किन रचनाओं को सरकार ने आपत्तिजनक मानकर स्पष्टीकरण मांगा था? प्रश्न क्रमांक 274 का उत्तर बताना है। दिनकर जी के बारे में सभी को पता है कि दिनकर जी को क्या कहा जाता है। दिनकर जी को जो है उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, सभी को पता है ना। रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में। और इनकी कौन सी रचना है जिसे आपत्तिजनक मानकर जो है तो ये दोनों रचनाओं के लिए, रेणुका और हुंकार, इन दोनों जनक रचनाओं को आपत्ति मानकर स्पष्टीकरण मांगा था सरकार ने दिनकर जी से, ठीक है। और आग और राग का कवि भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया। दिनकर जी का उर्वशी काव्य रूपक कितने अंकों में विभाजित है? जल्दी बताओ। उर्वशी दिनकर जी की एक रचना है और ये काव्य रूपक है और कितने अंकों में विभाजित है? तो जल्दी से कमेंट में लिखें। कुरैशी जी, यशनाथ जी, ज्योति जी, फटाफट बताना है। 6, 4, 5 या 7। 275 का उत्तर सभी को बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? 5। 5 इसका सही होगा। कितने भागों में है? 5 भागों में। उर्वशी का काव्य रूपक है जो 5 भागों में विभाजित, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रख लेना है, डी इसका सही है।
अगला प्रश्न है छई रोमांस का कवि किसे कहा जाता है, जल्दी बताओ। 276 का उत्तर सभी को बताना है। छई रोमांस का जो कवि है वो किसे कहा जाता है, 276 का उत्तर बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दिनकर जी है ना, या शर्मा जी, या हरिवंश राय बच्चन, या फिर भगवती चरण वर्मा को। तो छई रोमांस का कवि कहा जाता है हरिवंश राय बच्चन को। बहुत बढ़िया, हरिवंश राय बच्चन को क्या भूलूं क्या याद करूं, इतने इनकी आत्मकथा है, इन्हें छई रोमांस का कवि भी कहा जाता है। मार्शलवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मार्शलवाद। 277 का उत्तर सभी को बताना है। तो जल्दी जल्दी से यशनाथ जी, राधा पटेल, देशराज, कृष्णा जी, हेमलता जी, किरण जी, ज्योति जी, मोनिका जी, सभी लोग बताएंगे देशराज जी। मार्शलवाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, फटाक से कमेंट में लिखो। उत्तर हो जाएगा रामेश्वर शुक्ल अंचल, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी के उत्तर सही हैं। भारत चीन युद्ध को आधार लेकर लिखा गया जो ग्रंथ है वो कौन सा है, 4 विकल्प हैं। भारत और चीन युद्ध को लेकर लिखा गया ग्रंथ कौन सा है, जल्दी जल्दी से सभी को कमेंट लिखना है। 278 का उत्तर बताना है, फटाफट लिखो उत्तर क्या हो जाएगा। भारत चीन युद्ध को आधार बनाकर लिखा गया ग्रंथ कौन सा है, सभी लोगों का उत्तर आने चाहिए। तो हाँ, साधना जी, लक्ष्मी जी, मंजू जी, उत्तर क्या हो जाएगा, परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा इसका सही होगा। ठीक है, भारत चीन युद्ध को आधार लेकर लिखा गया जो ग्रंथ है वो परशुराम की प्रतीक्षा है, यानी जो विकल्प नंबर बी है वो सही हो जाएगा इसका। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का आरंभ कब होता है, जल्दी बताओ। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ये सभी जो काल होते हैं वो सभी को बता है। तो प्रगतिवाद का जो आरंभ माना जाता है वो कब माना जाता है। छायावाद का तो 1918 से 36 माना जाता है, सभी को पता है। और प्रगतिवाद का जो आरंभ माना जाता है वो कब से माना जाता है, 1936 से, है ना। 36 से प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, इसके बाद 43 से प्रयोगवाद। ठीक है, तो सभी को याद है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी किस रचना के द्वारा छायावाद के अंत की घोषणा की, जल्दी बताओ। छायावाद के अंत की घोषणा की सुमित्रा नंदन पंत जी ने किस रचना के द्वारा की, तो सभी लोगों का कमेंट आने चाहिए। देशराज जी, मयंक जी, राम कृपाल जी, गुल्ला जी, अंजुला जी, जल्दी बताओ। सीमा सैनी जी, राधा पटेल, मोनिका जी, किशन जी। छायावाद के अंत की घोषणा की युगांत, युगांत मतलब विकल्प नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बी इसका सही है। रूपाब नामक पत्रिका प्रकाशन किसने किया, रूपाब का बताना है, जल्दी बताओ। ग्यासी, रजक, अशोक जी, देशराज जी, गुल्ला जी, सभी लोग बताएंगे। रूपाब नामक जो पत्रिका है इसका प्रकाशन किसने किया है, फटाफट से बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा। रूपाब, रूपाब नामक किसने किया है, पंत की। बहुत बढ़िया, प्रकाशन किया है पंत जी ने। ठीक है, चितेरा कवि, प्रकृति का चितेरा कवि, है ना। पल्लव को मैनिफेस्टो कहा जाता है छायावाद का। और इनका एक महाकाव्य है कौन सा, लोकायतन, पल्लव पंत जी का। ठीक है, चिदम्बरा के लिए इन्हें सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। ठीक है, 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। तो पंत जी के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें लोगों को पता है। अमित जी, हेमलता जी, सभी लोगों को याद रख लेना। रूपाब किसे कैन का कवि कहा जाता है, 282 का उत्तर बताना है। कैन का कवि किसे कहा जाता है, जल्दी जल्दी से बताना है, फटाफट बताओ। कैन का कवि केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, पंत या फिर निराला। विकल्प नंबर 282 का उत्तर बताना है। रीनू जी, अंजुला जी, प्रमोद जी, सभी लोग बताएंगे। रवि कुमार जी, 282 का जो उत्तर होगा वो क्या होगा, केदारनाथ अग्रवाल। बहुत बढ़िया, कैन का कवि कहा जाता है केदारनाथ अग्रवाल को, यानी जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा, इन्हें कैन का कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आओ रानी हम ढाएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की। ये जो कथन है वो किसका है, जल्दी बताओ, फटाफट बताना है। हाँ, सोवियत लैंड पुरस्कार भी मिला है पंत जी को लोकायतन के लिए, तो याद रख लेना है। सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है लोकायतन के लिए पंत जी को। आओ रानी हम ढाएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की। एक इसकी है तो नागार्जुन, नागार्जुन यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के कमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल सही आ रहे हैं। सोनेट रचना के लिए प्रसिद्ध हैं, तो 284 का उत्तर सभी को बताना है। सोनेट रचना के लिए कौन प्रसिद्ध माने जाते हैं, फटाफट लिखो। 284 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे, पंत या फिर त्रिलोचन। सोनेट रचना के लिए कौन प्रसिद्ध हैं, तो अधिकांश लोगों के उत्तर आ रहे हैं क्या, त्रिलोचन। बहुत बढ़िया, त्रिलोचन सही हो जाएगा। सोनेट रचना के लिए माने जाते हैं त्रिलोचन जी, यानी जो विकल्प नंबर डी है
वो इसका सही है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा समीक्षक हैं, किसके हैं? 285 का उत्तर बताना है। डॉक्टर रामविलास शर्मा समीक्षक हैं प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद। जल्दी बताओ किसके हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा समीक्षक? तो कौन से युग के समीक्षक हैं रामविलास शर्मा जी? तो रामविलास शर्मा जी हैं प्रगतिवादी। प्रगतिवादी यानी जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा। रामविलास शर्मा समीक्षक हैं प्रगतिवादी, सभी को याद रख लेना है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, तार सप्तक का कवि नहीं है। 286 का उत्तर बताना है। तार सप्तक का कवि कौन नहीं है? मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, मुकुटधर पांडे या नेमीचंद्र जैन। सभी लोगों को 286 का उत्तर बताना है। तार सप्तक का कवि कौन नहीं है? तो फटाफट बताओ कौन नहीं है ना। एक हमने वो बनाई थी, क्या बनाई थी? ट्रिक बनाई थी कि नेमी मुक्त भारत की प्रभागिरी राम की आज्ञा से। नेमी मुक्त भारत की प्रभागिरी राम की आज्ञा से, ये जो तार सप्तक के कवि हैं उनको याद करने की ट्रिक है। तार सप्तक का जो कवि नहीं है तो वो कौन नहीं है? मुकुटधर पांडे, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ यतेंद्र जी, दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ है? 287 का उत्तर बताना है। दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ है? जो तार सप्तक हैं, तो प्रथम जो तार सप्तक है इसे मात्र तार सप्तक कहा जाता है, प्रथम तार सप्तक इसे नहीं कहा जाता, ठीक है। और दूसरा तार सप्तक को दूसरा तार सप्तक कहा जाता है। तो दूसरा जो तार सप्तक है 1951, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, है ना। हरिकेश जी, ममता जी, गुल्ला जी, यशवंत जी, ज्योति जी, देशराज, ऋषिकेश, हेमलता जी, बहुत बढ़िया। तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा है? 288 का उत्तर बताना है। तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा है? अग्गे जी ने, पंत ने, रामनरेश त्रिपाठी, रामविलास शर्मा। किसने कहा है? राजेश राज जी, सूरज जी, सभी लोग बताएंगे। गुल्ला जी, राधा पटेल, क्या हो जाएगा सही उत्तर? उत्तर क्या हो जाएगा? राहों का अन्वेषी कहा है अग्गे को जी। राधा जी बता रही 1943 में प्रथम जो तार सप्तक है, जिसे प्रथम तार सप्तक नहीं बोला जाता, सिर्फ तार सप्तक। 1951 में जो है द्वितीय तार सप्तक, 1959 में तृतीय और 1979 में चतुर्थ, ठीक है। तो याद रख लेना है सभी लोगों को। और तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है तो अग्गे जी ने कहा है, ठीक है। अग्गे जी के बारे में सभी को पता है। प्रमोद जी, अंजुला जी, बहुत बढ़िया। प्रयोगवाद काव्य प्रवृत्तियों के आधार पर प्रयोगवाद का नाम किसने दिया है? जल्दी बताओ। प्रयोगवाद जो नाम दिया है वो किसने दिया है? नंदलाल वाजपेयी, नामवर सिंह, राम कुमार वर्मा या रामचंद्र शुक्ल जी ने? जल्दी जल्दी से बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा? रीनू जी, फटाफट बताओ। प्रयोगवाद काव्य प्रवृत्तियों के आधार पर प्रयोगवाद नाम किसने दिया है? तो सभी लोगों का उत्तर आ रहा है किसने दिया है? तो कुछ लोग नंदलाल वाजपेयी बता रहे हैं, लेकिन उत्तर भी क्या हो जाएगा? नंदलाल वाजपेयी, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नंदलाल वाजपेयी ने छायावाद का जो प्रवर्तक माना जा है वो पंत जी को माना है, पंत जी को, ठीक है। नंदलाल वाजपेयी ने पंत को छायावाद का प्रवर्तक माना है और ईला चंद्र जोशी ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। अलग अलग जो है आलोचकों ने अलग अलग प्रवर्तक माने हैं, याद रखते जाना है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 में इलाहाबाद से हुआ था। इसका संपादक कौन था? जल्दी बताओ। नई कविता पत्रिका का जो संपादन हुआ था वो हुआ था इलाहाबाद से, ठीक है। और इसके संपादक कौन थे? तो सभी लोग लिखेंगे 290 का उत्तर क्या हो जाएगा? फटाक से लिखो, उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताना है उत्तर। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 से इलाहाबाद से हुआ था। इसके जो संपादक थे वो कौन थे? जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। जगदीश गुप्त इसके संपादक थे, याद रख लेना है सभी को। बहुत बढ़िया, सभी के सही उत्तर आ रहे हैं। मोहम्मद इरफान जी, गुल्ला जी, ममता जी, हरिकेश, ज्योति जी, ऋषिकेश जी, गुल्ला जी, है ना, प्रिया जी, विनीता जी, सभी लोगों के उत्तर आ रहे हैं। नई कविता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जल्दी बताओ। 291 का उत्तर बताना है। नई कविता जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों का उत्तर आने चाहिए, ठीक है। कुमाऊनी जी, यतेंद्र जी, प्रमोद जी, राजेश जी, नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो किसने किया है? अग्गे जी ने। बहुत बढ़िया, अग्गे जी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प नंबर 1 इसका सही है। नई कविता शब्द का प्रयोग किया है सर्वप्रथम अग्गे जी ने। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के उत्तर सही आए हैं। आंगन के पार द्वार कितने काव्य संग्रह कितने खंडों में विभक्त है? आंगन के पार द्वार एक किसकी रचना है और किसे इसमें मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार आंगन के पार द्वार के लिए?
जल्दी बताना है, फटाफट बताओ। और एक काव्य संग्रह कितने खंडों में विभक्त है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3-4 प्रश्न आपके यहाँ से बनेंगे। तो कितने में है? रवि जी बता रहे 3 और अधिकांश लोग 3 बता रहे, 3 खंडों में। बहुत बढ़िया, 3 खंडों में ये विभाजित है। किसकी है? आंगन के पारद्वार। जल्दी बताओ, आंगन के पारद्वार किसकी रचना है? तो जल्दी सभी लोगों का उत्तर आया है, क्या आया है? अज्ञे जी की। बहुत बढ़िया, अज्ञे जी की है। और आंगन के पारद्वार के लिए क्या मिला है? आंगन के पारद्वार के लिए जल्दी बताओ क्या मिला है अज्ञे जी के आंगन के पारद्वार के लिए? कब मिला है? तो फटाफट जल्दी जल्दी से बताना। राजेश जी, मुकेश जी, ममता जी, एम आप यूजीसी नेट, राधा पटेल जी, जल्दी बताओ। तो उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट बताना है। अज्ञे का पहला कविता संग्रह है, जल्दी बताओ। हाँ, अज्ञे का पहला कविता संग्रह कौन सा है? जल्दी जल्दी बताता है। भग्नदूत, आंगन के पारद्वार, असद्य वीणा या सांप? फटाफट बताओ। उत्तर क्या हो जाएगा? 293 का जो उत्तर होगा वो क्या होगा? भग्नदूत। भग्नदूत अज्ञे जी की जो है प्रथम रचना है, ठीक है। भग्नदूत इसका सही हो जाएगा। अज्ञे जी का पहला कविता संग्रह माना जाता है भग्नदूत, याद रख लेना है, ठीक है। आलोचकों ने मुक्तिबोध की समानता किससे की है? मुक्तिबोध है ना, मुक्तिबोध एक रचना भी है, किसकी है? मुक्तिबोध एक रचना का नाम भी है, वो किसकी है? जल्दी जल्दी से बताना है। हाँ, कितनी नाव में कितनी बार के लिए? बहुत बढ़िया, कितनी नाव में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो ये चीज भी याद रख लेना अज्ञे जी को। और आलोचकों ने मुक्तिबोध की समानता किससे की है? तो फटाफट बताना है, जल्दी जल्दी बताओ। आलोचकों ने मुक्तिबोध की समानता किससे की है और मुक्तिबोध किसकी रचना है? ये फटाक से 2 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होंगे। आशा जी, जया जी, काजल जी, सभी लोगों का उत्तर आ रहा है कबीरदास से। बहुत बढ़िया, मुक्तिबोध की तुलना की है कबीरदास, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। और मुक्तिबोध रचना के जो लेखक हैं वो कौन है? जैनेन्द्र कुमार जी, है ना, जैनेन्द्र कुमार जी है, सभी को याद रख लेना है। याद रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सभी लोग लाइक जरूर कर देना, जितने लोग भी देख रहे हैं सभी लोग लाइक करें एक बार। अंधेरे में रचना किसकी है? 295 का उत्तर बताना। अंधेरे में रचना किसकी है? फटाफट बताओ। 295 का उत्तर बताना है। हाँ, सुमित जुनेजा जी, मुकेश जी, मोनिका जी, हेमलता जी, रीनू जी, ममता जी, खमोई जी, पीके द्विवेदी जी, प्रमोद जी, देशराज जी, अनु जी, सभी लोग बताएंगे मुक्तिबोध किसकी रचना है? तो जैनेन्द्र कुमार की है। लेकिन अंधेरे में जो रचना है वो किसकी है? वो मुक्तिबोध की है। बहुत बढ़िया, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। मुक्तिबोध की रचना है अंधेरे में, ठीक है, अंधेरे में। नेक्स्ट है नवगीत विद्या। नवगीत विधा के प्रवर्तक माने जाते हैं। 296 का उत्तर सभी को बताना है। धूमेल, धर्मवीर भारती, डॉक्टर शंभुनाथ या रघुवीर सहाय? नवगीत विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सभी का उत्तर क्या आया है? जया पटेल जी, सविता जी, मनोज जी, अनुज जी, सुमित्रा जी, चंदू जी, जल्दी बताओ उत्तर क्या हो जाएगा? नवगीत विधा के प्रवर्तक माने जाते हैं डॉक्टर शंभुनाथ से। शंभुनाथ से, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। ये नवगीत विधा के हैं प्रियंका जी, काजल जी, बहुत बढ़िया, लक्ष्मी जी। अगला क्वेश्चन है, चमार की चाय कविता के रचयिता कौन है? जल्दी बताओ, चमार की चाय कविता के रचयिता कौन है? शिवराज सिंह बेचैन, सुदामा पांडे, धूमेल, सुनीता जैन या भगवती चरण वर्मा? जल्दी से कमेंट में लिखना है, चमार की चाय कविता के रचयिता कौन है? फटाफट लिखना है, उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी लिखो। बबली जी, राधा जी, मिर्जा जी, इरफान जी, किसान जी, सुमित्रा जी, मुकेश जी, जल्दी, हरिकेश जी, संदीप जी, उत्तर क्या होगा? चमार की चाय है शिवराज सिंह बेचैन। बेचैन है साहब, बेचैन, पीने के लिए, चाय पीने के लिए बेचैन, तो शिवराज सिंह बेचैन, है ना। अगला है, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, पंक्ति किसकी है? जल्दी बताओ। प्रश्न क्रमांक 298 का उत्तर सभी को बताना है। जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, ये जो पंक्ति है वो किसकी है? तो जल्दी से दीप सिंह, FM, मिर्जा जी, हरिकेश जी, इरफान जी, अमित जी, उत्तर क्या होगा? 298 का होगा प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र की ये पंक्ति है कि जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, यानी कि विकल्प नंबर जो बी है वो इसका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है हमारा, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। 299 का उत्तर सभी को बताना है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंत, दिनकर, महेश गुप्त या फिर राम नरेश त्रिपाठी? 299 का उत्तर सभी का आना चाहिए। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, ये जो कविता है, ये जो पंक्ति है, ये किसकी है? तो सभी का उत्तर आया है, क्या आया है? बी, महेश गुप्त। बहुत बढ़िया, महेश गुप्त आया है ना।
परमेश्वरी, परमेश्वरी मैथिशरण गुप्त सही है, बी। अगला है भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है? सुधार काल, नवोत्थान, पुनर्जागरण या नवीन युग। भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है? 300 का उत्तर सभी को बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग का अन्य नाम बताना है सभी को। तो अधिकांश लोगों के उत्तर आ रहे हैं बी। बी मतलब हो जाएगा पुनर्जागरण काल। बहुत बढ़िया, पुनर्जागरण जो काल है वो भारतेंदु युग का नाम है। बहुत बढ़िया, है ना, बी इसका सही हो जाएगा। भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्ति नहीं है। तो राष्ट्रीयता और देश प्रेम, भक्ति परक काव्य की प्रधानता, सामाजिक चेतना, हास्य व्यंग, क्या हो जाएगा? 301 का उत्तर बताना है। भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्तियां नहीं है, तो क्या नहीं है कुरैशी जी? जल्दी जल्दी से बताना है, क्या हो जाएगा? हाँ जल्दी बताओ, उत्तर क्या हो जाएगा? 301 का उत्तर होगा, क्या होगा? भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्ति नहीं है, तो भक्ति परक काव्य की प्रधानता, यानी कि जो विकल्प नंबर सा है वो इसका सही हो जाएगा। भक्ति परक काव्य की प्रधानता, ये भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्ति नहीं है। ठीक है, भक्ति काल इसमें नहीं पाई जाती। सी उत्तर सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, रमेश जी मैथ्स, अनु जी, सुशीला जी, अहमदाबाद विजय, मोहम्मद इरफान, रवि जी, FM मिर्जा, कुमाऊनी, जया जी, मुकेश जी, सरित जी, हेमलता जी, सभी लोगों के उत्तर आ रहे हैं। निम्न में से कौन भारतेंदु युग का कवि नहीं है? जल्दी बताओ। 302 का उत्तर सभी को बताना है। भारतेंदु युग के बारे में आपको पता होगा, भारतेंदु जी के नाम पर इस युग का नाम पड़ा भारतेंदु युग। भारतेंदु जी का जन्म हुआ था 1850 में, ठीक है, और 1854 में एक समाचार सुधावर्षण नामक दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। श्याम सुंदर सेन इसके संपादक थे, तो आपको याद रख लेना है। ठीक है, भारतेंदु युग का कवि नहीं है श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक जो हैं ये द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु जी, प्रताप नारायण मिश्र, ये सभी क्या माने जाते हैं? भारतेंदु युग के कवि माने जाते हैं। तो सभी लोगों को याद रख लेना, श्रीधर पाठक ये नहीं है, ये द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? जल्दी बताना है। 303 का उत्तर बताना है। जो भी नए साथी हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। इससे पहले के वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो देख लेना चैनल पर जाकर। आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? प्रेमघन की, बाल मुकुंद गुप्त की, जगमोहन की या फिर भारतेंदु की? तो उत्तर हो जाएगी प्रेमघन। प्रेमघन की ये रचना है, प्रेमघन की रचना है आनंद अरुणोदय। ठीक है, बहुत बढ़िया। और अगर आप प्रेम से बात करते हो तो आनंद आ जाता है। कोई भी व्यक्ति प्रेम से जब बात करता है तो आनंद आ जाता है। तो आनंद अरुणोदय किसकी रचना होगी? प्रेमघन साहब की होगी। तो इसी प्रकार से हमें याद करते जाना है, रटते जाना है। इन मुसलमान पर हरिजन पर कोटिन हिंदू बारिये, यह पंक्ति किसकी है? इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बारिये, ये जो पंक्ति है वो किसकी है? जल्दी बताओ, फटाफट बताना है। कौन सी रचना है जिसकी ये पंक्ति है? फटाफट बताओ, उत्तर क्या हो जाएगा? 304 का उत्तर बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बारिये के जो रचयिता हैं, जो पंक्ति है वो किससे संबंधित है? तो अधिकांश के उत्तर आ रहे हैं डी, उत्तरार्ध भक्तमाल। उत्तरार्ध भक्तमाल की है। उत्तरार्ध भक्तमाल ये किसकी है? जल्दी बताओ, उत्तरार्ध भक्तमाल की रचनाकार कौन है? फटाफट बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तरार्ध भक्तमाल की रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से लिखो। तो किसकी है? उत्तर जो भक्तमाल है, उत्तर भक्तमाल, उत्तरार्थ भक्तमाल, ये किसकी रचना है? किसी को पता है तो फटाक से बताएं। कल या परसों के टेस्ट में बताया था राधा पटेल जी। बहुत बढ़िया, ये भारतेंदु जी की रचना है। और जब पूछा जाता है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बारिये, ये पंक्ति किसकी है, तो आप सभी का उत्तर होता है भारतेंदु। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। मात्र 35 वर्ष की उम्र में इन्होंने वो करिश्मा दिखा दिया हिंदी साहित्य में कि कोई भी कभी ऐसा नहीं कर पाया है। अगला प्रश्न है खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख किसने कहा है? जल्दी से उत्तर बताना है। 305 का सभी लोग उत्तर बताना है। तो खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख किसने कहा है? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, सत्यनारायण ने। तो जल्दी जल्दी से बताना है। हाँ, बहुत बढ़िया, रस खान के लिए कहा था उन्होंने, नील देवी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख कहा है इन्होंने। तो बहुत बढ़िया, है ना। पप्पू जोशी जी, बबली जी, आशा जी, प्रवीण जी, रवि जी, अनुज जी, गुल्ला जी, हरिकेश, राधा जी, पीके जी, रीनू जी, गुल्ला जी, सभी लोगों के उत्तर सही आ रहे हैं। भारतेंदु मंडल के किस लेखक को उस युग का अत्यंत सजग, सतर्क, गहरी सूझबूझ वाला तथा भारतेंदु का सफल उत्तराधिकारी माना जाता है? फटाफट 306 का उत्तर बताना है।
क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताएंगे। सुमित जी, टिंकू जी, जल्दी बताओ उत्तर क्या हो जाएगा, फटाक से बताओ। सुशीला जी, खुरेसी जी। प्रश्न क्रमांक 306 का उत्तर सभी को बताना है। मयंक जी, सबिता जी, सुमित्रा जी, कमलदीप जी, आशा जी, दीपमाला जी, सभी लोग बताएंगे। किसान जी, मोहम्मद इरफान जी, फटाफट उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तर होगा बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त को भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की बीच की कड़ी माना जाता है। गहरी सूझबूझ वाला, अत्यंत सजग शतक प्रहरी भी इन्हें माना जाता है। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त, इनकी एक रचना है। बाल मुकुंद गुप्त की कौन सी रचना है, किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट में बताओ। बाल मुकुंद गुप्त की एक रचना है जो प्रसिद्ध है, हमेशा पूछी जाती है, तो जल्दी से बता देना किसी को पता है तो। जपो निरंतर एक जपान जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये पंक्ति किसकी है। 307 का उत्तर सभी को बताना है। जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये पंक्ति किसकी है, सभी लोगों को उत्तर लिखना है। 307 का शिव शंभू का चिट्ठा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया किसान दान जी। शिव शंभू का चिट्ठा बाल मुकुंद गुप्त की एक प्रसिद्ध रचना, हमेशा पूछी जाती है। जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, पंक्ति के लेखक कौन है, तो उत्तर आया है किसका, प्रताप नारायण मिश्र। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर बी इसका सही हो जाएगा। प्रताप नारायण मिश्र की यह पंक्ति है, हिंदू हिंदू हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ठीक है, अगला है महर्षि गुप्त की वह रचना जिसने देश में राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट 308 का उत्तर सभी का उत्तर आने चाहिए। महर्षि गुप्त की वह रचना कौन सी है जिसने देश प्रेम की जो है क्या मचा दी, राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यशोधरा, जय भारत, भारत भारती या फिर साकेत। 308 का उत्तर है भारत भारती। बहुत बढ़िया, भारत भारती एक राष्ट्र प्रेम की ऐसी रचना है महर्षि गुप्त साहब की जिसने धूम मचा दी राष्ट्र प्रेम की। जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। अधिकांश लोगों के उत्तर सही आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रियंका जी, सतीश जी, दिवाकर, पप्पू जी, शिवांग जी, प्रवीण जी, रवि जी, मोनिका जी, ज्योति जी, टिंकू जी। बहुत बढ़िया। आधुनिक हिंदी काव्य का बैतालक किसे कहा जाता है। 309 का उत्तर सभी को बताना है। भारतेंदु को, पंत को, रामनरेश त्रिपाठी को, रामविलास शर्मा को। क्या हो जाएगा 309 का उत्तर। आधुनिक हिंदी काव्य का बैतालक किसे माना जाता है, तो जल्दी जल्दी से कमेंट लिखना है। आशा जी, प्रमोद जी, क्या हो जाएगा सही उत्तर। उत्तर अधिकांश लोग बता रहे हैं ए, कुछ लोग बता रहे हैं बी। आधुनिक हिंदी काव्य का बैतालक किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है भारतेंदु को। भारतेंदु जी, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा। आधुनिक हिंदी काव्य का बैतालक इन्हें माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, वे नए युग के प्रवर्तक थे, ये किसने कहा है, फटाक से बताना है। इरफान जी, जल्दी जल्दी बताओ। हेमलता जी, पीके जी, मंजुला जी, अनु जी, मंजू जी, अरुण जी, जल्दी बताओ। जय कुमार जी, है ना, कुमाऊनी जी, राजेश जी, जल्दी अमिजा जी, जया जी, सुमित जी, जल्दी जल्दी उत्तर बताना है। 106 310 का उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, वे नए युग के प्रवर्तक हैं, यानी कि जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं इन्होंने ये पंक्ति कही है, ये कथन कहा है। शिखा शर्मा जी, बहुत बढ़िया। बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का मूल आधार क्या है, 311 का उत्तर बताना है। बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का मूल आधार क्या है, भारत मित्र, जोगीड़ों का संग्रह, शिव शंभू का चिट्ठा या बंगबासी। फटाक से बताना है। प्रश्न क्रमांक 311 यहाँ पर प्रश्न हो चुके हैं। बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का मूल आधार क्या है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, शिव शंभू का चिट्ठा। शिव शंभू का चिट्ठा हमेशा पूछा जाता है, एक रचना ऐसे ही पूछ लिया जाती है। शिव शंभू का चिट्ठा एक किसकी रचनी है, तो बाल मुकुंद गुप्त की है। ठीक है, और शिव के आपने देखा होगा शिव जी के ऐसे बालों का क्या बना होता है, जूटा बना होता है, तो शिव शंभू का चिट्ठा ये किसकी है, बाल मुकुंद गुप्त जी की है। बहुत बढ़िया। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी में स्वतंत्रतावाद का प्रवर्तक कवि किसे माना जाता है। 312 का उत्तर सभी को बताना है। हिंदी में स्वतंत्रतावाद का प्रवर्तक, कई बार प्रश्न आ चुका है स्वतंत्रतावाद का बताना है आपको। और एक और पूछा जाता है छंद मुक्त, हिंदी में छंद मुक्त जो रचना करता है, प्रथम रचना करता, वो कौन माने जाते हैं, तो छंद मुक्त माने जाते हैं निराला जी। और स्वतंत्रतावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन, श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक जी माने जाते हैं स्वतंत्रतावाद के, तो सभी लोगों को याद करना है। हरिऔध जी के बारे में सभी को पता है, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युग के श्रेष्ठ कवि हैं। प्रिय प्रवास इनका प्रथम, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है ना, और ये द्विवेदी युग के हैं। कृष्ण शतक हरिऔध जी की प्रथम रचना है। रस कलश भी इनकी रचना है। ठेठ हिंदी का ठाठ भी इनकी रचना है, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की।
ठीक है, तो सभी को याद रख लेना है। और श्रीधर पाठक स्वतंत्रतावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो इसका सही हो जाएगा, स्वतंत्रतावाद के। हमेशा पूछा जाता है, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है, सभी को पता है, 313 का उत्तर बताना है। तो जल्दी से बताओ उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट बताना है। कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1936, 1935, 1940 या 1925, सभी लोग बताएंगे। तो हाँ, जूही की कली छंदमुक्त रचना मानी जाती है मोनिका जी, बहुत बढ़िया। तो कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है, कामायनी की रचनाकार कौन है, कामायनी का जो है काव्य रूप क्या है, कामायनी का काव्य रूप क्या है, ठीक है, ये चीज बतानी है। 3 क्वेश्चन, कामायनी में कितने सर्ग हैं, कामायनी का प्रथम सर्ग कौन सा है, कामायनी का अंतिम सर्ग कौन सा है, सभी लोग इतने सारे प्रश्नों का उत्तर फटाफट बताते जाएं, जल्दी बताओ। सबसे पहला तो क्लियर आपका हो गया कि सन 1935 में कामायनी प्रकाशित हुई। कामायनी की रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद। 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए, ठीक है। कामायनी में कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं, ठीक है। प्रथम सर्ग कौन सा है, जल्दी से बता दो। तो प्रथम सर्ग बताना है, तो चिंता और आनंद, ठीक है, बहुत बढ़िया। चिंता इसका प्रथम है, आनंद आखिरी है। और बहुत बढ़िया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी लोगों का उत्तर आ रहा है, भारतीय। और इसका काव्य रूप क्या है, प्रसाद जी की 15 सर्ग चिंता है ना, अंतिम आनंद है, बहुत बढ़िया। इसका काव्य रूप क्या है, तो काव्य रूप अगर इसका पूछा जाता है तो ये महाकाव्य मतलब प्रबंध काव्य है, ठीक है, प्रबंध काव्यात्मक ये रचना मानी जाती है कामायनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया। सभी लोगों के उत्तर सही आए हैं। प्रसाद जी की अंतिम कृति कौन सी है, जल्दी बताओ, प्रसाद जी की अंतिम कृति कौन सी है। 314 का उत्तर सभी को बताना है। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद का इन्हें प्रवर्तक माना जाता है। ईलाचंद्र जोशी ने इन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना है, जयशंकर प्रसाद जी को। लहर, झरना, आंसू, कामायनी, ये सारी की सारी इनकी रचनाएं हैं। आंसू भी है, झरना भी है, लहर भी है, कामायनी है। और इनकी जो अंतिम रचना है वो कौन सी मानी जाती है, कामायनी मानी जाती है, वेरी गुड, कामायनी मानी जाती है। और जयशंकर प्रसाद जी का उपनाम क्या है, जल्दी से बताना है, उपनाम बताना है। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर, उपनाम, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का उपनाम, उपनाम बताना है। किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट में लिखेंगे। कामायनी के बारे में सभी ने बताया, बहुत बढ़िया। जयशंकर प्रसाद जी का उपनाम सभी लोग बता देंगे, तो उपनाम क्या है, फटाफट बताओ। जकी नहीं है नीरज जी, कलाधर, बहुत बढ़िया। जयशंकर प्रसाद जी का उपनाम है कलाधर, क्या है, कलाधर, तो याद रख लेना है, ठीक है, कलाधर इनका उपनाम माना जाता है। निराला की वह रचना जिसमें दलितों की दयनीय दशा का चित्रण किया गया है, दलितों की जो दयनीय दशा है इसका चित्रण हुआ है, निराला की वह रचना कौन सी है, फटाफट बताना है। निराला जी की रचनाओं के बारे में तो जल्दी जल्दी बताना है। हाँ, झारखंडी भी इन्हें कहा जाता है, राधा पटेल जी, बहुत बढ़िया। निराला की वह रचना जिसमें दलितों की दयनीय दशा का चित्रण है वो कौन सी है, तो वो अधिकांश लोगों के उत्तर आ रहे हैं नए पत्ते, ठीक है, नए पत्ते इसका सही हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था नई पौध पूछा गया था एमपी टेट वर्ग 1 में, ये रचना किसकी है, नई पौध। तो नई पौध रचना है नागार्जुन साहब की, नई पौध रचना की जो रचनाकार है वो नागार्जुन है। और निराला की वह रचना है नए पत्ते, जिसमें इन्होंने दलितों की जो है दयनीय दशा का वर्णन किया है। और एक इनकी तुलसीदास रचना है, हमेशा पूछी जाती है, ठीक है, एक तुलसीदास कवि का नाम है और एक तुलसीदास रचना का नाम है। तुलसीदास जो रचना है वो किसकी है, तुलसीदास रचना निराला जी की है, अपरा भी इन्हीं की है, अनामिका भी इन्हीं की है, ठीक है। और एक मुक्तिबोध रचना पूछी जाती है, जैनेन्द्र कुमार की एक मुक्तिबोध कवि है और एक रचना भी है, तो सभी लोगों को याद रखते जाना है, ठीक है। यतीन्द्र जी, प्रमोद जी, यूजीसी नेट, काजल ठाकुर जी, बहुत बढ़िया। महादेवी वर्मा की बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना कौन सी है, 317 का उत्तर सभी को बताना है। मयंक जी, रमेश जी, महादेवी वर्मा की बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना कौन सी है, तो जल्दी जल्दी से बताना है। क्रांतिकारी कवि भी निराला जी को कहा जाता है, बहुत बढ़िया। खुरैसी जी, जल्दी जल्दी बताना है फटाफट। महादेवी वर्मा की बौद्ध धर्म से जो प्रभावित रचना है वो कौन सी है, 317 का उत्तर हमें बताना है। निहार, सांदगीत, नीरजा या रश्मि, उत्तर क्या हो जाएगा, 317 का उत्तर मोहम्मद इरफान जी, जल्दी बताओ। राधा पटेल, देशराज, टिंकू जी, जितेंद्र जी, रवि जी, उत्तर हो जाएगा रश्मि। रश्मि यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो इसका सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा की जो बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है वो रश्मि है। निहार, सांदगीत, नीरजा और रश्मि, ये चारों ही रचनाएं किसकी हैं, महादेवी वर्मा जी की है। इनकी श्रेष्ठ एक रचना है यामा, ठीक है, 1982 में जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यामा के लिए, ठीक है। सभी लोग यामा गाड़ी से चलते हो कि नहीं चलते। छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है, जल्दी से लिखो।
318 का उत्तर है, तो फटाफट उत्तर आने चाहिए 318 का। छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है? प्रसाद को, रामकुमार वर्मा को, सुमित्रा नंदन पंत या निराला को? जल्दी जल्दी कमेंट में लिखना है, तो फटाफट बताओ छायावाद का जो विष्णु कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? रवि जी, बहुत बढ़िया। सुमित्रा नंदन पंत, किसान जी, संदीप जी, बबली जी, अनुज जी, है ना, भूपेंद्र जी, सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है छायावाद का विष्णु। बहुत बढ़िया, सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि। हमेशा पूछा जाता है पंत जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है? फटाफट बताओ। साहित्य अकादमी की बात हो रही यहां पर, साथ ही आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार की भी बताना है। इतनी चीजें आपको हिंदी साहित्य में रट जाएंगी कि आप कभी भूल ही नहीं सकते। तो जल्दी जल्दी से, बहुत सारे प्रश्नों पर आज हमारा अध्ययन हो रहा है, रोज इन प्रश्नों पर अध्ययन होता है। तो सभी लोगों को रोज 9 बजे जो है, रात्रि 9 बजे लाइव क्लास जो हिंदी की होती है, तो सभी लोगों को जुड़ना है और लोगों को जोड़ना है। जितेंद्र जी, रामकृपाल जी, ठीक है, सभी लोगों को जोड़ना और जुड़ना है। पंत जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी मिला है? तो कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद के लिए इन्हें मिला है, तो बहुत बढ़िया, है ना। और चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1968 में, और ये 1960 में इन्हें कला और बूढ़ा चांद के लिए क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के उत्तर सही आ रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आर्थिक विषमता को उद्घाटित करने वाली रचना है, कौन सी है आर्थिक विषमता को उद्घाटित करने वाली? कुरैशी जी, जल्दी जल्दी से बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा? आर्थिक विषमता को उद्घाटित करने वाली वो रचना कौन सी है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 320 का जो उत्तर होगा, भिक्षुक, विधवा, तोड़ती पत्थर या फिर अपरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फटाफट बताना है, तो वो कौन सी है आर्थिक विषमता? आर्थिक विषमता यानी कि तोड़ती पत्थर, इसका सही उत्तर हो जाएगा बा, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। ये आर्थिक विषमता पर आधारित पुस्तक है, ठीक है, रचना है। नेक्स्ट बात करें, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस काव्यधारा का आधार है? प्रश्न क्रमांक 321 का सभी लोग बताएंगे, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस काव्यधारा का आधार है? तो फटाफट लिखेंगे, उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी लिखो। अधिकांश लोगों का उत्तर आ रहा है प्रगतिवाद। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सा इसका सही हो जाएगा, प्रगतिवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस काव्यधारा का आधार है? तो प्रगतिवाद है, और प्रगतिवाद का जो आरंभ माना जाता है वो 1936 से माना जाता है, ठीक है, 1936 से। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करेंगे, चितवन की छाए, चितवन की छाए की रचयिता कौन है? जल्दी जल्दी कमेंट में लिखो, उत्तर क्या हो जाएगा? चितवन की छाए कविता के रचयिता कौन है? फटाफट बताना है। मोनिका जी, टिंकू जी, है ना, कुमाऊनी जी, हेमलता जी, सुमित जी, आशा जी, प्रमोद जी, सभी लोग बताएं। जितेंद्र जी, रवि जी, हरिकेश जी, कमल जी, पूनम जी, किशन जी, दीपेश जी, जितेंद्र जी, रीता जी, राधा जी, दीप्ति जी, सभी लोगों को बताना है चितवन की छाए के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। चितवन की छाए, चितवन की छाए किसकी है? विद्यानिवास किसकी है? चितवन की छाए की रचयिता कौन है? कुछ लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं विद्यानिवास मिश्र, और कुछ लोग बता रहे हैं बालकृष्ण भट्ट। तो चितवन की छाए के जो रचयिता माने जाते हैं वो आप लोग देख लेना, एक क्वेश्चन आपको देखना है, ठीक है, चितवन की छाए, क्योंकि इस प्रश्न में कंफ्यूजन है, मुझे भी लग रहा है विद्यानिवास मिश्र की। आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है, इसका उत्तर आप लोग बताएंगे। 322 का उत्तर सभी को बताना है, कमेंट में देख करके बताना है, पूरा देख के। चित्त चेते किसकी आत्मकथा है? 323 का उत्तर बताना है, चित्त चेते किसकी आत्मकथा है? जल्दी जल्दी से बताना है, क्या हो जाएगा सही उत्तर? चित्त चेते आत्मकथा, कुरैशी जी देख लेना, है ना, कमेंट में बता देना, और जल्दी से चित्त चेते किसकी आत्मकथा है? फटाफट लिखाएंगे कि उत्तर क्या हो जाएगा? चित्त चेते किसकी आत्मकथा है? तो फटाफट लिखना है, उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी लिखो, चित्त चेते की रचनाकार कौन है? तो उत्तर आ रहा है 323 का बा, पद्मा सचदेवा, यानी कि जो विकल्प नंबर बी, चित्त चेते किसकी आत्मकथा है? तो पद्मा सचदेवा की है, विकल्प नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया दीपमाला जी, विद्यानिवास मिश्र की है ना, ये जो चितवन की छाए है ये विद्यानिवास मिश्र जी की है, ठीक है, किसकी है? विद्यानिवास मिश्र, याद कर लेना। और जो है चित्त चेते की जो आत्मकथा है पद्मा सचदेवा की है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? 324 का उत्तर हमें बताना है, प्रबंध चिंतामणि की रचनाकार कौन है? जल्दी जल्दी बताओ, 324
प्रबंध चिंतामणि किसकी किसकी रचना है? जल्दी से कमेंट में लिखना है उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ। उत्तर बताओ। प्रबंध चिंतामणि जो है 322 का सही बता रहा है, विद्यानिवास की है चितवन की चाय। और जो अपना प्रश्न है प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है, तो मेरुतुंग। अधिकांश लोगों का उत्तर आ रहा है मेरुतुंग, बहुत बढ़िया, मेरुतुंग सही है। प्रबंध चिंतामणि की रचयिता मेरुतुंग है, यानी जो विकल्प नंबर आ है वो इसका सही हो जाएगा। मेरुतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि। अगला है भविष्यत कहा किसकी रचना है? भविष्यत कहा, जल्दी बताओ। 325 का उत्तर बताना है। भविष्यत कहा की रचना कौन है? क्योंकि भविष्य में हमें काय की जरूरत पड़ती है, धन की जरूरत पड़ती है, धन की। तो भविष्यत कहा के रचनाकार भी कौन हो जाएंगे? धनपाल हो जाएंगे। ठीक है, धनपाल भविष्यत कहा के रचनाकार है धनपाल, यानी जो विकल्प नंबर आ है वो इसका सही हो जाएगा। धनपाल इसके रचनाकार है भविष्यत कहा के। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है अवधूत संप्रदाय किसे कहा जाता है? 326 का उत्तर बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न क्रमांक 326 का ए आरची जी, अमित जी, रीता जी, कमल जी, पुष्पराज, गुल्ला जी सभी लोग बताएंगे अवधूत संप्रदाय किसे कहते हैं। तो अधिकांश लोगों का उत्तर आ रहा है नाथ संप्रदाय को, बहुत बढ़िया। सभी लोगों के उत्तर आ रहे हैं नाथ संप्रदाय। और यहां पर चर्चा कर लेते हैं नाथ संप्रदाय और सिद्ध संप्रदाय को लेकर। तो नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? प्रश्न क्रमांक 1। नाथों की संख्या कितनी है? प्रश्न क्रमांक 2। ठीक है। सिद्ध साहित्य का प्रमुख कवि किसे कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 4 सिद्धों की संख्या कितनी है? तो जल्दी से बताओ। और सिद्धों की भाषा को क्या कहा जाता है? 5 प्रश्न यहां से क्लियर होंगे आप लोगों के। तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? मच्छेंद्र नाथ माने जाते हैं, 1 क्लियर। नाथों की संख्या कितनी है? 9। ठीक है। और जो है सिद्ध साहित्य का जो प्रवर्तक, सिद्ध संप्रदाय के जो प्रमुख कवि माने जाते हैं सरायपा, है ना। अब सरायपा को आपको बताना है, सरायपा को प्रथम कवि किसने माना है हिंदी का? जल्दी बताओ। सिद्धों की संख्या मानी जाती है 84, सभी को पता है। ठीक है। और सरायपा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। और संधा जो है सिद्धों की भाषा को कहा जाता है। तो इतनी सारी जो जानकारी है वो हमें याद रख लेना है सभी लोगों को। ठीक है, सभी लोगों को याद है? हाँ, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है सूरदास के पदों पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? सूरदास जी की अगर हम बात करें कि सूरदास जी जो हैं कृष्ण भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं सूरदास जी, है ना। हाँ, जल्दी जल्दी बताना है। सूरदास जी जो हैं, सूरदास जी माने जाते हैं काय के? कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि। सूरदास जी के गुरु भी कभी कभी पूछा जाता है, सूरदास जी के गुरु कौन हैं? तो वल्लभाचार्य हैं। अब वल्लभाचार्य आया है तो वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की जो है वह प्रवर्तक माने जाते हैं वल्लभाचार्य। और इनके पुत्र थे विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ ने क्या किया? वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों को और अपने 4 शिष्यों को, मतलब विट्ठलनाथ के 4 शिष्यों को मिलाकर एक अष्टछाप की स्थापना कर दी। अब आप सभी को बताना है अष्टछाप की स्थापना कब हुई, जल्दी जल्दी से बताना है। सूरदास के पदों पर सर्वाधिक प्रभाव वल्लभाचार्य का, यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है। और आप सभी को बताना है अष्टछाप की जो स्थापना हुई वो कब हुई, जल्दी जल्दी से बताना है। 327 का उत्तर बताना है, जल्दी बताओ। 327 का उत्तर बताना है। सूरदास के पदों पर सर्वाधिक प्रभाव मिलता है वल्लभाचार्य का। ठीक है। और हाँ, तो 1565 इसका सही हो जाएगा। अष्टछाप की स्थापना की थी विट्ठलनाथ ने 1565। ठीक है। हाँ, तो याद रख लेना 1565 जो है अष्टछाप का जो है स्थापना काल माना जाता है। और सूरदास जी अष्टछाप में से एक है, सूरदास जी, आपको याद रख लेना है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, कथन किसका है? प्रश्न क्रमांक 328 का उत्तर सभी को बताना है। 328 का जल्दी जल्दी बताना है। हाँ, फटाफट बताओ उत्तर क्या हो जाएगा। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, ये किसने कहा है? तो एक कह दिया है अपने रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है। जब कोई भी तथ्य हम लोगों से नहीं बनता है तो हम क्या मान लेते हैं? रामचंद्र शुक्ल ने ही कही हो गए। ठीक है। क्योंकि इनकी एक रचना है चिंतामणि भाग 1-2 और रामचंद्र शुक्ल को ही सभी लोगों की चिंता है, तो यही कहते रहते हैं सभी के बारे में। तो विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, शुक्ल जी ने कहा है।
अगला आपका क्वेश्चन है, रीतिकालीन कवियों पर भाषा में मिश्रण करने एवं व्याकरण के नियमों की अवहेलना करने का दोष किस आलोचक ने लगाया है? जल्दी बताओ। रीतिकाल की बात आई है तो रीतिकाल का जो समय माना जाता है कितना माना जाता है? सबसे पहले तो हम भक्ति काल का मानते हैं कितना, 1375 से 1700, ठीक है, 1375 से 1700 मानते हैं हम भक्ति काल का, 1700 से लेकर के 1900 मानते हैं हम रीतिकाल का, ठीक है। और रीतिकाल को 3 भागों में विभाजित किया गया, ठीक है, 3 काव्य धाराओं में, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, ये 3 काव्य धाराओं में जो है क्या किया गया, विभाजित किया गया। और रीतिकाल की बात करें तो रीतिकाल में इन्होंने कहा है कि भाषा के मिश्रण करने एवं व्याकरण के नियमों की अवहेलना करने का दोष लगाया है। तो ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। बहुत बढ़िया, सभी का उत्तर सही आया है। आपका लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, तो जल्दी से बताना है, अर्थ का बोध कराने वाली वृत्ति को शब्द शक्ति की संज्ञा किसने दी है? सब बताना है, जल्दी बताओ। शब्द शक्ति कितनी होती हैं? शब्द शक्तियां कितनी होती हैं आप सभी को बताना है। अर्थ का बोध कराने वाली वृत्ति को शब्द शक्ति की संज्ञा किसने दी है? तो फटाफट उत्तर बताओ, जल्दी जल्दी से बताना है, जल्दी जल्दी। प्रश्न क्रमांक 330 का उत्तर बताना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी। लक्ष्मी जी, किशन जी, अर्जुन जी, ज्योति जी, अनुज जी, FM मिर्जा, रवि जी, दीपमाला जी, पूनम जी, टिंकू जी, किसान जी, सुशीला जी, राधा जी, हेमलता जी, कुमावनी जी, हरिकेश जी, रूही जी, दीपमाला जी, अनु जी, प्रमोद जी, अनुज जी, लक्ष्मी जी, ज्योति जी, राधा जी, सभी लोग बताएंगे। मुकेश जी, ममता जी, भूपेंद्र जी, रवि जी, रीता जी, हरिकेश जी, है ना, सम्मी जी, सुमित्रा जी, राजेश जी, जल्दी जल्दी बताओ। रवि जी, इरफान जी, सुमित जी, नीरज जी, राधा जी, अरुण जी, सबिता जी, गुल्ला जी, मुकेश जी, संजय जी, यसनाथ जी, देशराज जी, बहुत बढ़िया। रीनू जी, मोनिका जी, मंजू जी, अनु जी, सभी लोगों का उत्तर क्या आ रहा है? उत्तर आ रहा है विश्वनाथ, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है। सुषमा जी, गुल्ला जी, किशनदान जी, कुमावनी जी, बहुत बढ़िया, सभी लोगों के उत्तर सही आए। अर्थ का बोध कराने वाली वृत्ति को कहा जाता है शब्द शक्ति, ठीक है। और व्यंजना, लक्षणा और अभिधा, ये 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। बहुत बढ़िया, शब्द शक्ति जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, सभी लोगों को पता है। और आज की क्लास को यहीं पर विराम दिया जाता है। बहुत ही बढ़िया, महत्वपूर्ण, और आप लोगों का प्रयास बिल्कुल सफल हो रहा है। बहुत सारे लोग इस क्लास से जुड़ रहे हैं, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग निरंतर, है ना, कमलापति शुक्ला जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और 9 बजे आपकी रोज क्लास होती है हिंदी साहित्य से संबंधित, तो सभी लोगों को जुड़ना है। इसी प्रकार से वीडियो को लाइक और शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ना है। और टेलीग्राम ग्रुप में आप सभी को PDF सेंड की जाती है। तो काव्य शास्त्र भी लाएंगे, काव्य शास्त्र के क्वेश्चन भी लाएंगे रीनू जी, बहुत सारे क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। रोज क्लास होती है मंजू जी, 9 बजे होती है, हाँ 9 बजे रोज क्लास होती है। और हाँ, अब टॉपिक को नीरज शर्मा जी हर टॉपिक को क्लियर करवाएंगे। थोड़ी सी अपने 500 प्रश्न का एक टारगेट था जिसको हम पढ़ लेते हैं 500 प्रश्न में, और 500 प्रश्न का जैसे ही टारगेट होगा फिर आपका आदिकाल से प्रारंभ होगा। पूरा आदिकाल को मैं टॉपिक वाइज आपका क्लियर करवाऊंगा। उसके बाद उससे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे उसके क्वेश्चन भी हम पढ़ेंगे, और एक के बाद एक हम पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसके बारे में पढ़ते जाएंगे। सचिन जी, मिर्जा जी, आर्ची जी, ठीक है। और इसी प्रकार से रोज क्लास होती है 9 बजे मंजू जी, है ना, और ज्योति शर्मा जी, राधा पटेल जी। आज का वीडियो बहुत बढ़िया रहा, आप लोगों ने इतने अच्छे उत्तर बताए हैं, अच्छा लग रहा है। कुछ अलग से खाकर आए थे क्या? इस प्रकार से लगा मुझे कि कुछ आज आप लोग रट कर आए थे या कुछ ऐसा कुछ हुआ है। बहुत बढ़िया उत्तर बताए हैं सभी लोगों ने, है ना। और इस जो वीडियो है इसको शेयर सभी को करना है, वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें, ठीक है। और रीनू जी, हेमलता जी, मिर्जा जी, अनुज जी, सभी लोगों को, कुछ लोग PGT की तैयारी कर लगे होंगे, कुछ लोग RPSC की कर रहे होंगे, कुछ लोग कर रहे होंगे कायका नेट की तैयारी कर रहे होंगे, टेट की कर रहे होंगे। तो सभी लोग इसी प्रकार से जुड़े रहना है ना। हाँ, तो FM मिर्जा जी आज ही आपकी वीडियो देखी, बढ़िया है। जब भी देखो फटाफट से, हाँ चार्ज कुछ नहीं होगा नीरज शर्मा जी, ये बिल्कुल भी फ्री क्लास होगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं इसमें होगा। और हाँ हाँ, सभी लोग इसी प्रकार से जुड़े रहें। वीडियो को सभी को लाइक करना है, शेयर करना है। अब आप लोगों को जिम्मेदारी है कि ये क्लास आप लोगों तक कहाँ तक आप लोगों को भेजना है, तो वो आप लोग इसी प्रकार से अगर शेयर करते रहे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहे। ये वीडियो, एक जो क्लास है अपना सेशन 9 बजे से जो चल रहा है,
ये बहुत बड़ा सेशन होना चाहिए, आप लोगों का ये कर्तव्य है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। सभी लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना। जय हिंद।